क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अच्छा और विनम्र बनने की सारी कोशिशों के बावजूद आप असल में पीछे रह गए हैं? आज हम एक ऐसे लेख की पड़ताल कर रहे हैं जो एक बहुत ही उकसाने वाला विचार सामने रखता है। बिल्कुल। वो ये कि समाज हमें जो विनम्रता सिखाता है वो असल में हमें कमजोर बनाने का एक तरीका है। और इसका जो जवाब इस लेख में दिया गया है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। खतरनाक आत्मविश्वास का निर्माण। हाँ, हमारी आज की बातचीत खतरनाक आत्मविश्वास, भीतरी संप्रभुता की संरचना शीर्षक वाले इसी लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हमारा मकसद है इस विचार की तह तक जाना। ये सिर्फ आप जानते हैं बी कॉन्फिडेंट वाली सलाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने की कोशिश है कि ये आत्मविश्वास असल में है क्या। लेख के मुताबिक ये कोई चिल्ला के दिखाने वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि ये नजरिया समाज की सिखाई हुई विनम्रता को चुनौती क्यों देता है। इसका तर्क है कि असली आत्मविश्वास जो अंदर से आता है वो लोगों को असहज करता है, शायद थोड़ा डराता भी है। और यही समझना इस पूरी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए उसी विचार से शुरू करते हैं जो मुझे लगता है कई लोगों को असहज कर सकता है। जरूर। लेख का तर्क है कि हमें जो विनम्र, दयालु और शांत रहना सिखाया गया है वो असल में हमें कमजोर बनाने की एक ट्रेनिंग है। अपनी आवाज नीची रखो, हर काम से पहले इजाजत मांगो, हाँ। कोई अपमान भी कर दे तो मुस्कुराकर टाल दो। ये सुनने में ही अजीब लगता है। बिल्कुल। और यही से इस लेख की गहराई शुरू होती है। ये एक बहुत ही उत्तेजक दावा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या दयालुता और आत्मविश्वास एक दूसरे के दुश्मन है? मतलब क्या एक दयालु इंसान आत्मविश्वासी नहीं हो सकता? ये एक शानदार सवाल है। और देखिए, इस लेख का तर्क ये नहीं है कि दयालुता अपने आप में बुरी है। अच्छा। बल्कि ये है कि जिस तरह की दिखावटी विनम्रता हमें सिखाई जाती है, जैसे टकराव से बचो। हाँ, टकराव से बचो, ज्यादा जगह मत घेरो, अपनी जरूरतों को बाद में रखो, उसे दुनिया कमजोरी की निशानी मानती है और उसका फायदा उठाती है। लेखक के अनुसार दुनिया दयालुता को उस तरह पुरस्कृत नहीं करती जैसा हमें लगता है। वो आत्मविश्वास को पुरस्कृत करती है। और ये आत्मविश्वास किसी को मतलब विरासत में नहीं मिलता, इसे बनाना पड़ता है, इसे गढ़ना पड़ता है। हाँ, गढ़ना पड़ता है। हाँ। और लेखक के मुताबिक इसे बनाने की प्रक्रिया बड़ी दर्दनाक है। अच्छा। ये आत्मविश्वास अस्वीकृति, विश्वासघात और कम आके जाने की आग में गढ़ा जाता है। अच्छा। हर बार जब किसी को नजरअंदाज किया गया, मजाक उड़ाया गया या धोखा मिला तो असल में उसके अंदर एक शक्ति का बीज बोया गया। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। यानी हमारे सबसे बुरे अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उस बीज को पोषित करने के बजाय उसे आत्म संदेह और शर्म के नीचे दबा देते हैं। यहीं पर ये लेख एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या? दुनिया किसी को जबरदस्ती नहीं तोड़ती, बल्कि उन्हें अपनी ही आग को बुझाना सिखाकर तोड़ती है। वाह। हमें सिखाया जाता है कि हमारी भावनाएं, हमारा गुस्सा, हमारी महत्वाकांक्षा ये सब गलत है और बस इस तरह हमारी कमजोरी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। जब मैंने इस हिस्से को पढ़ा तो मैं सच में रुक गई थी। लेखक मैकियावेली का जिक्र करता है और कहता है कि इंसान दो ताकतों से चलता है, प्रेम और भय। और फिर वो तर्क देता है कि कमजोर लोग प्यार और मंजूरी के पीछे भागते हैं, जबकि शक्तिशाली लोग डर की ताकत को समझते हैं और उस पर महारत हासिल करते हैं। ये आज के पॉजिटिविटी वाले माहौल में सुनने में बहुत कठोर लगता है। कठोर जरूर लगता है, लेकिन यहाँ लेखक का मतलब क्रूरता से नहीं है। बात को गहराई से समझना होगा। खतरनाक आत्मविश्वास की शुरुआत ही उस पल से होती है जब कोई इंसान दूसरों की मंजूरी लेना बंद कर देता है। अच्छा। जब उसे अपने होने का सबूत किसी और की तारीफ या सहमति से नहीं चाहिए होता। ये कोई आरामदायक स्थिति नहीं है। लेखक इसे एक विद्रोह कहता है। विद्रोह? हाँ, अपने ऊपर समाज द्वारा थोपी गई सीमाओं के खिलाफ एक विद्रोह। तो ये दूसरों को डराने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात से न डरने के बारे में है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्यार और मंजूरी की चाहत हमें दूसरों पर निर्भर बनाती है। हम उनके हिसाब से खुद को बदलते हैं। हाँ। लेकिन जब आप इस जरूरत से आजाद हो जाते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। लोग आपको नियंत्रित नहीं कर पाते और ये स्वतंत्रता ये कुछ लोगों को डराती है। और ये आत्मविश्वास सिर्फ मजबूत दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि अटूट बनने के बारे में है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली विचार है।
आत्मविश्वास डर की गैर मौजूदगी नहीं है। डर कभी नहीं जाता, कभी नहीं। वो हमेशा फुसफुसाता है, इंतजार करता है और बताता है कि आप असफल हो सकते हैं या लोग क्या सोचेंगे। हाँ, और ये डर से बातचीत बंद करने का जो विचार है वो बहुत गहरा है। इसका मतलब ये नहीं कि डर महसूस होना बंद हो जाता है, बिल्कुल, बल्कि आप डर को अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाते। बिल्कुल डर पीछे की सीट पर बैठ सकता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होता है। सही है। आप डर को स्वीकार करते हैं और फिर कहते हैं ठीक है तुम यहीं रहो, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। और ये हिम्मत ये आती कहाँ से है? टकराव से। जब कोई इंसान अपने उन हिस्सों का सामना करता है जिन्हें उसे दबाना सिखाया गया था। लेखक इसे छाया या शैडो कहता है। छाया, हाँ, हमारा गुस्सा, हमारी आक्रामकता, हमारी महत्वाकांक्षा, सम्मान की भूख, ये सब। तो स्रोत का तर्क है कि ये भावनाएं जैसे गुस्सा या महत्वाकांक्षा ये कभी बुरी नहीं थी, वो बस गलत समझी गई शक्ति थी। बिल्कुल। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक नदी में बाढ़ आ गई हो, आप उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं और से तबाही मचाएगी। बहुत अच्छा उदाहरण है। अपनी छाया को एकीकृत करने का मतलब है उस नदी पर बांध बनाना और उसकी ताकत को बिजली पैदा करने जैसे किसी सही काम में लगाना। जब आप ऐसा करते हैं तब आप संपूर्ण होते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति अपनी ताकत के लिए माफी मांगना बंद कर देता है। और यही है वो खतरनाक सच। जिस क्षण किसी को बाहरी मंजूरी की जरूरत नहीं रह जाती, लोग उस पर अपना नियंत्रण खो देते हैं। सही बात है। उन्हें अस्वीकृति से डराया नहीं जा सकता, नहीं प्रशंसा से फुसलाया जा सकता। उनका सबसे बड़ा हथियार यानी आपको पसंद किए जाने की जरूरत अब काम नहीं करता। तो अपनी छाया को अपनाकर और बाहरी मंजूरी से मुक्त होकर एक तरह की ताकत तो आ जाती है, लेकिन क्या ये ताकत अनियंत्रित हो सकती है? अगर यही आत्मविश्वास बिना किसी दिशा के हो तो ये घमंड या तबाही भी बन सकता है। हाँ, शायद इसीलिए लेखक का अगला कदम आत्मनियंत्रण पे है। एकदम सही। आत्मविश्वास ही काफी नहीं है। नियंत्रण के बिना आत्मविश्वास अराजकता है। यहाँ से ये लेख एक नए स्तर पर जाता है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि दुनिया पर बल से नहीं बल्कि धारणा से यानी परसेप्शन से शासन किया जाता है। जो लोग इसमें माहिर होते हैं वे जोर जोर से हुक्म नहीं देते, वे चुपचाप कमान संभालते हैं। और ये नियंत्रण बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। बिल्कुल। दूसरों को प्रभावित करने से पहले व्यक्ति को खुद पर हावी होना चाहिए, अपनी भावनाओं पर, अपने आवेगों पर, अपनी प्रवृत्तियों पर। जो इंसान गुस्से या इच्छा से नियंत्रित होता है वो कमजोर होता है, चाहे वो बाहर से कितना भी ताकतवर दिखे। और यहीं पर लेखक एक और चौंकाने वाली बात कहता है। क्या? कम आंका जाना सबसे बड़ा रणनीतिक उपहार है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। कोई क्यों चाहेगा कि लोग उसे कम समझे? क्योंकि जब लोग आपको खतरा नहीं मानते तो वो आपके सामने खुलकर अपनी चालें चलते हैं, अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं। अच्छा। वे लापरवाह हो जाते हैं। ये आपको बिना किसी को बताए स्थिति को समझने और नियंत्रित करने का मौका देता है। आप उनके इरादों को पढ़ सकते हैं जबकि वे आपके बारे में अनजान रहते हैं। ये एक तरह का अदृश्य कवच है। बिल्कुल। मतलब कम प्रतिक्रिया दें, चुप रहें। जब लोग आपको उकसाने की कोशिश करें तो शांत रहें। हाँ। ये मुझे ऑफिस की मीटिंग्स की याद दिलाता है। अक्सर जो सबसे ज्यादा बोलता है उसकी बात में वजन नहीं होता। सही बात है। लेकिन वो व्यक्ति जो शांति से सुनता है और आखिर में सिर्फ एक या दो सधे हुए वाक्य बोलता है, हर कोई उसे ही ध्यान से सुनता है। शायद यही चुप्पी की कमान है। बिल्कुल। आपका संयम ही आपका प्रभाव बन जाता है। आपकी चुप्पी ये संदेश देती है कि आप स्थिति के नियंत्रण में हैं, स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है। तो इस सफर का अगला पड़ाव क्या है? आत्मनियंत्रण के बाद विकास का अंतिम चरण है उदासीनता यानी इंडिफरेंस। उदासीनता। हाँ। और लेखक इसे बहुत सावधानी से परिभाषित करता है। ये ठंडक या भावनाहीनता नहीं है जैसा कि हमें लग सकता है। तो फिर क्या है ये? यह स्वतंत्रता है। जब किसी को हानि, अस्वीकृति या दूसरों के निर्णय का डर नहीं रहता तो वह अछूत हो जाता है। ये एक भावनात्मक कवच की तरह है। बिल्कुल। प्रशंसा और अपमान दोनों आप तक पहुंचते हैं, लेकिन आपको भेद नहीं पाते। वो बस सतह से टकराकर लौट जाते हैं। हाँ, हेरफेर शक्तिहीन हो जाता है और लोग इसे तुरंत महसूस करते हैं। अच्छा।
वे अपना व्यवहार बदल लेते हैं बिना ये जाने कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें बस इतना महसूस होता है कि इस व्यक्ति पर सामान्य भावनात्मक दांव पेच काम नहीं करेंगे। तो ये उदासीनता आपको दुनिया से अलग नहीं करती? नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करती है। ये आपको भावनाओं का गुलाम बने बिना दुनिया के साथ जुड़ने की अनुमति देती है। तो आप अपनी मर्जी से चुनते हैं कि किस बात पर ध्यान देना है और किस पर नहीं। पैना हो जाता है क्योंकि वो डर या चाहत से प्रभावित नहीं होता। और अंत में ये सब भीतर एक साम्राज्य बनाने पर समाप्त होता है। ये जमीन या पैसे का साम्राज्य नहीं है, बल्कि संप्रभुता का है। एक अनुशासित मन, एक शासित आंतरिक दुनिया। जैसे माकियावेली जानता था, महानतम शासकों ने पहले खुद पर महारत हासिल की। सही। एक बिखरा हुआ मन बाहरी दबाव में ढह जाता है, लेकिन एक अनुशासित मन वास्तविकता को मोड़ सकता है। इस स्थिति में आपके विचार तर्क का पालन करते हैं, आपके कार्य रणनीति का पालन करते हैं और आपकी भावनाएं आपकी आज्ञा का पालन करती हैं। आपके भीतर कोई देशद्रोही नहीं बचता जो आपको कमजोर कर सके। कोई नहीं। और इस आंतरिक सिंहासन से व्यक्ति निर्णायक रूप से आगे बढ़ता है। वो अनुमान लगाता है, गणना करता है और बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करता है। हाँ, और तब आत्मविश्वास नाजुक नहीं रहता, ये व्यवस्थित हो जाता है। ये एक सिस्टम बन जाता है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये खतरनाक आत्मविश्वास अहंकार या आक्रामकता नहीं है, ये संप्रभुता है, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी पसंद पर। जैसा कि लेख के अंत में कहा गया है, ऐसा व्यक्ति सम्मान मांगता नहीं है, वो चुपचाप उसे हासिल करता है। और यही शक्ति का सबसे शुद्ध रूप है, सोचा समझा, अटूट और अछूत। तो इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि ये लेख आत्मविश्वास को एक सीखी हुई दिखावटी विनम्रता के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में देखता है। हाँ, ये सामाजिक कंडीशनिंग पर एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा सार ये है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर की कमजोरियों और डरों से लड़कर कमाया जाता है। ये एक तरह की भीतरी क्रांति है, जहाँ आप समाज के सिखाए हुए नियमों को तोड़कर अपने नियम खुद बनाते हैं। ये खुद पर महारत हासिल करने के बारे में है, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर नियंत्रण के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं पर महारत के रूप में प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। तो विचार करने योग्य प्रश्न यह है, क्या आत्मनियंत्रण का यह अंतिम रूप, जिसे उदासीनता कहा गया है, वास्तव में बाहरी दुनिया से एक तरह की टुकड़ी मतलब डिटैचमेंट है, या ये उसके साथ जुड़ने का एक ज्यादा शक्तिशाली और प्रामाणिक तरीका है?